श्रेष्ठ ने नित्या की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और ठंडी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, नित्या, ये लड़का मेरी पत्नी के बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कह सकता है? इसे इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए वो फिर से नीरव को मारने लगा। नित्या तुरंत उसके आगे आई, बैट पकड़कर रोकते हुए बोली, श्रेष्ठ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या कहा, लेकिन ये आपका छोटा भाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप ऐसा कुछ करें जिसका आपको बाद में अफसोस हो। श्रेष्ठ ने नित्या की बात सुनी, लेकिन गुस्से में उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने कुछ पल नित्या को देखा और फिर बेल्ट उसके हाथ से खींचकर उसे धीरे से साइड में करते हुए फिर से नीरव पर हमला शुरू कर दिया। नित्या ने ये देखा और अपना सिर पकड़ते हुए हताशा में बोली, श्रेष्ठ, प्लीज रुक जाइए। लेकिन श्रेष्ठ उसे सुनने के मूड में नहीं था। नित्या अंदर ही अंदर सोचने लगी, यह मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, श्रेष्ठ, आपको मेरी कसम, रुक जाइए। जैसे ही उसने ये सुना, श्रेष्ठ का गुस्से से उबलता चेहरा पल भर के लिए रुका। उसने नित्या की तरफ अपनी जलती हुई आंखों से देखा, फिर अचानक बेल्ट जमीन पर फेंक दी और गुस्से में वहां से चला गया। नित्या उसे जाते हुए देख रही थी। उसने पीछे से आवाज लगाई, श्रेष्ठ, रुको, श्रेष्ठ, लेकिन वह बिना पीछे देखे चला गया। उसे यूं जाते देख नित्या की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। तारिका ने मौके का फायदा उठाते हुए ताने मारे, देखो, तुम्हारी वजह से आज पहली बार श्रेष्ठ ने अपने भाई पर हाथ उठाया है। कुछ तो शर्म करो, आते ही तुमने भाइयों में झगड़ा करवा दिया। नित्या ने गहरी सांस ली। उसकी बातों से अंदर से आहत होने के बावजूद उसने खुद को संयमित रखा। उसने अपनी सर्द निगाहों से तारिका को देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी समस्या है, मैंने किसी में झगड़ा नहीं करवाया। ये सुनकर तारिका के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं अनिका जी और दक्ष जी ने नित्या की ओर देखा, जैसे वह उसकी प्रतिक्रिया को परख रहे हों। नित्या ने अब थोड़े गुस्से भरे स्वर में तारिका की ओर देखते हुए कहा, अगर किसी पति के सामने उसकी पत्नी की बेइज्जती की जाएगी तो वह उस शख्स को मारेगा, क्या उसे इसके लिए धन्यवाद देकर उसकी पूजा करनी चाहिए? फिर उसने नीरव की तरफ देखा, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था, और ठंडी आवाज में बोली, मेरे पति ने भी वही किया, जिसने मेरी बेइज्जती की, उसकी पिटाई की। अब इसमें मेरी क्या गलती है? बुआ दादी ने नित्या की बात सुनी और तमतमाते हुए बोली, इतना घमंड? बेटी, ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। नित्या ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, तारिका ने फिर से बीच में टोकते हुए तंज कसा, वाह, अब तो तुम्हारा रवैया भी बदल गया है, एक दिन में इतनी हिकड़ी आ गई। इस पर नित्या ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, अब मैं अपने पति के साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे भरोसे नहीं। वैसे भी जो पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, उसका होना ही व्यर्थ है। नित्या के तीखे जवाब से तारिका अंदर ही अंदर जल उठी, पर नित्या यही नहीं रुकी। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरा हर हाल में साथ दे, और हाँ, वो हर सवाल का जवाब देने में भी सक्षम हैं। तारिका का गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी मुठियां भींच लीं, लेकिन नित्या की बातों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। शायद नित्या को इसका एहसास हो गया था। उसने एक और वार करते हुए कहा, अगर मेरे अंदर रवैया है तो उसके पीछे मेरे पति हैं। भगवान ने मुझे ऐसा जीवनसाथी दिया है जो तुम्हारे सपने में भी नहीं आ सकता। मैं अपने पति की बदौलत उड़ती हूँ और उड़ती रहूंगी, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तारिका के चेहरे पर गुस्से की लाली और गहरी हो गई। वह मन ही मन बड़बड़ाई, तुम्हारा ये घमंड मैं एक दिन चूर चूर कर दूंगी। नित्या, बस एक बार श्रेष्ठ मेरे काबू में आ जाए, फिर देखना तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी। तारिका अपनी साजिशों में डूबी हुई थी। वहीं बुआ दादी और नीरव भी नित्या को घूर रहे थे, लेकिन नित्या पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे ऐसी निगाहों की आदत थी, उसने अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा बुरा सहा था। तभी अनिका जी नित्या के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नित्या, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। नित्या ने उनकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं इनकी बातों की परवाह नहीं करती, आप फिक्र मत करें। मैं श्रेष्ठ को देखने जा रही हूँ, पता नहीं वो गुस्से में कहाँ चले गए।
तभी दक्ष जी उनके पास आए और बोले, वो शायद जिम में होगा। जब भी उसका गुस्सा बढ़ता है उसे पंचिंग बैग की जरूरत पड़ती है, वरना यहाँ सब कुछ हिलने लगता है। नित्या ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। अनिका जी ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, नित्या, वो बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता, संभल कर जाना। नित्या ने एक बार फिर अनिका जी को मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, माँ, आप फिक्र मत करें, मैं श्रेष्ठ को देखकर आती हूँ। दक्ष जी ने स्नेहपूर्वक नित्या के सिर पर हाथ रखा और उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, ध्यान रखना बेटा। नित्या ने सिर हिलाकर हामी भरी और उन तीनों, नीरव, तारिका और बुआ दादी, पर एक आखिरी नजर डालने के बाद जिम की ओर बढ़ गई, जो घर के ही एक हिस्से में था। जैसे ही नित्या वहां से गई, नीरव ने उसकी जाती हुई परछाई को गुस्से से देखा। मन ही मन वो बड़बड़ाया, इस लड़की ने मेरे भाई को पहली बार मेरे खिलाफ कर दिया। आज मुझे उनकी बैल से मार पड़ी और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। नित्या, मैं तुम्हारी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दूंगा कि तुम यहाँ रहना तो दूर, सांस लेना भी भूल जाओगी। नित्या ने रास्ते में एक मेड से जिम का रास्ता पूछा और वहां पहुंच गई। जिम का रूम बेहद बड़ा था, हर तरह की हाई क्वालिटी एक्सरसाइज मशीनों से लैस। लेकिन जिम के दरवाजे पर पहुंचकर नित्या रुक गई। उसके कदम ठिठक गए क्योंकि श्रेष्ठ के गुस्से का जो रूप उसने देखा था वो उसे डरा रहा था। फिर भी उसे यकीन था कि श्रेष्ठ उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे को थोड़ा सा खोला। छोटे से गैप से झांकते हुए उसने देखा कि श्रेष्ठ हैवी पंचिंग बैग पर लगातार जोरदार पंच मार रहा था। उसकी ताकत और गुस्से की तीव्रता को देखकर नित्या को समझ आ गया कि वो कितनी बुरी तरह गुस्से में था। श्रेष्ठ को इस तरह देखकर नित्या ने अनजाने में अपने दांतों तले उंगली दबा ली और धीरे से खुद से कहा, हे भगवान, यहाँ तो सच में ज्वालामुखी फट रहा है, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा, कहीं इस आग की चपेट में मैं ही ना आ जाऊं। गनु बाप्पा, मेरी मदद करना। अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नित्या ने अपनी तेज धड़कनों को शांत किया और दरवाजा पूरा खोलकर अंदर कदम रखा। धीमी आवाज में उसने कहा, श्रेष्ठ। लेकिन श्रेष्ठ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और पंचिंग बैग पर प्रहार जारी रखते हुए ठंडी आवाज में पूछा, यहाँ क्यों आई हो? उसके रूखे सवाल और गहरी आवाज से नित्या का गला सूख गया। घबराहट में उसने सिर्फ एक शब्द निकाला, हूँ। तभी श्रेष्ठ ने एक जोरदार पंचिंग बैग पर मारा, जिससे बैग पूरी ताकत से उसकी ओर वापस आया, लेकिन उसने सही समय पर बैग को रोक लिया। हालांकि जब नित्या ने देखा कि बैग इतनी तेजी से श्रेष्ठ की तरफ बढ़ रहा है, उसका दिल मानो रुक गया। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि श्रेष्ठ ने बैग को संभाल लिया, उसने राहत की सांस ली। श्रेष्ठ की नजरें नित्या पर टिक गईं और उसकी लाल, गुस्से से भरी आंखें देखकर नित्या सहम गई। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं, क्योंकि इस वक्त श्रेष्ठ का आक्रोश उसे डराने के लिए काफी था। श्रेष्ठ ने उसकी घबराहट को भांप लिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ठंडी पर कड़क आवाज में कहा, नित्या, मैं बहुत गुस्से में हूं और नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से चोट खाओ। यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या ने हिम्मत जुटाई और ठहराव के साथ बोली, मैंने आपके साथ शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, ये रिश्ता निभाने के लिए, ना कि मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ने के लिए। उसके जवाब ने श्रेष्ठ को हैरान कर दिया। उसे उम्मीद थी कि नित्या डर कर भाग जाएगी, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने से भी इनकार कर दिया। नित्या ने निडर होकर उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, आप चाहे जितना भी गुस्सा करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। श्रेष्ठ ने अपनी गहरी, शांत आवाज में पूछा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नित्या ने सिर हिलाकर स्पष्ट किया, बिल्कुल नहीं। श्रेष्ठ कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भार था, जो नित्या को अपनी जगह जमाए हुए था। श्रेष्ठ ने अचानक नित्या की कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी तेजी से हुआ कि नित्या की पूरी काया उससे टकरा गई। खुद को संभालने के लिए नित्या ने अपने हाथ उसके सख्त सीने पर टिका दिए। अब वे दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। श्रेष्ठ के इतने पास होने से नित्या का दिल उसकी छाती से उछलकर गले तक आ गया।
उसकी धड़कनों की आवाज मानो कमरे की खामोशी में गूंजने लगी और उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। श्रेष्ठ और नित्या एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। श्रेष्ठ ने नित्या के गालों को हल्के से अपने अंगूठे से सहलाया और गंभीर लहजे में कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जानती हो, यही जिद एक दिन तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल देगी। नित्या ने मुस्कराते हुए अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर श्रेष्ठ के गले में अपने हाथ डाल दिए और बोली, तो क्या हुआ? जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। श्रेष्ठ ने उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, पहले अपनी सैंडल उतारो। नित्या ने हैरानी से पूछा, क्यों? श्रेष्ठ ने उसकी कमर के पास अपनी उंगली हल्के से टिकाते हुए कहा, बस करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। नित्या ने अन्य ढंग से सिर हिलाया और अपनी सैंडल उतार दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, श्रेष्ठ ने अपने जूते भी उतार दिए। नित्या ये देखकर हैरान थी और उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि श्रेष्ठ ने उसे चुप कराते हुए उसके पास आकर उसकी कमर को थाम लिया। फिर उसने नित्या को हल्के से ऊपर उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब नित्या श्रेष्ठ के पैरों पर खड़ी थी और उसने अपने एक हाथ से नित्या की कमर को मजबूती से थाम रखा था ताकि वह गिर न जाए। दूसरे हाथ से उसने नित्या के दोनों हाथ अपने गले के चारों ओर लपेट दिए। इस स्थिति में नित्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसकी मुस्कान देखकर श्रेष्ठ के चेहरे पर भी एक चमक आ गई। वह धीरे धीरे नित्या के करीब झुका और उनके होंठ एक दूसरे को छूने लगे। हालांकि वो उसे चूम नहीं रहा था, लेकिन यह निकटता नित्या के लिए नई थी। उसकी पूरी देह में हल्की सिहरन दौड़ गई। श्रेष्ठ ने उसी स्थिति में रहते हुए नर्म लहजे में पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? नित्या ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। पहली बार किसी से प्यार हुआ है, और वो भी इतना गहरा। लेकिन एक बात पूछनी थी, आप कभी मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? या किसी और वजह से मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? नित्या के सवाल पर श्रेष्ठ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके इस सवाल ने उसे चौंका दिया। वो थोड़ा पीछे हटने लगा, जिससे नित्या का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी। आखिरी पल में श्रेष्ठ ने उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस तेजी से खींचने के कारण उनका खुद का संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों फर्श पर गिर पड़े। गिरते समय श्रेष्ठ ने नित्या को अपनी बाहों में पूरी तरह से ढक लिया ताकि उसे चोट न लगे। उसकी मजबूत काया ने उसे किसी भी नुकसान से बचा लिया, जबकि नित्या उसकी सुरक्षा में पूरी तरह सुरक्षित थी। श्रेष्ठ फर्श पर लेटा हुआ था और नित्या उसके ऊपर थी। उसके लंबे बाल दोनों के चेहरों पर बिखरे हुए थे, जिससे उनका चेहरा ढक गया था। श्रेष्ठ ने धीरे से नित्या के बाल हटाए और अपनी पोजीशन बदलते हुए उसे अपने नीचे कर लिया। अपनी गहरी आवाज में उसने तीखे लहजे में कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता नित्या? ऐसी बातें क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। नित्या की आंखों में हल्की नमी उभर आई। वो अपने भरे हुए गले से बोली, श्रेष्ठ, मैं बस चाहती हूँ कि अगर हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी हो भी जाए, तो आप ये वादा करें कि हमारे रिश्ते में कभी कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। श्रेष्ठ ने उसकी नम आंखों को देखा और शांत हो गया। उसने तुरंत नित्या को उठने में मदद की और फिर उसे अपनी गोद में लेकर पास पड़े बीन बैग पर बैठा। उसके गालों को प्यार से थामते हुए उसने नर्म लहजे में कहा, नित्या, चाहे जो भी समस्या आए, हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। किसी तीसरे इंसान को हमारे रिश्ते में दखल देने की जरूरत कभी नहीं होगी। इसके बाद उसने नित्या का हाथ थामकर उस पर एक हल्का सा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। ये सुनकर नित्या के होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर सहमति दी। तभी उसकी नज़र श्रेष्ठ के हाथ पर गई, जो पंचिंग की वजह से लाल हो गया था। हे भगवान, आपके हाथ देखिए, कितना लाल हो गया है, उसने घबराते हुए कहा और उसका हाथ थाम लिया। श्रेष्ठ उसे बस देखता रहा। उसकी नज़र उस पत्नी पर थी जो पूरी तरह से उसकी फिक्र में डूबी हुई थी। जब नित्या ने उसकी ओर देखा तो उसकी आवाज में चिंता थी। आप इतना गुस्सा क्यों हुए, श्रेष्ठ? ये सुनते ही श्रेष्ठ का चेहरा फिर गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। नित्या के डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक श्रेष्ठ ने नित्या के दोनों बाजू पकड़ लिए। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि नित्या को दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
श्रेष्ठ अपनी गुस्से भरी आवाज में गरजते हुए बोला, वो सबके सामने मेरी बीवी के लिए अपशब्द कह रहा था और मैं गुस्सा न करूं? क्या यह मुमकिन है? जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी पकड़ से नित्या को चोट लग रही है, उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने देखा कि उसके उंगलियों के हल्के निशान नित्या के बाजुओं पर पड़ गए थे। श्रेष्ठ उन हल्के निशानों को देखकर हैरान रह गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उन निशानों पर फेरते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो नित्या, मैं ऐसा ही हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो उसे शांत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या ने सिर झुका लिया। उसकी झुकी नजरें और खामोशी देख श्रेष्ठ के चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान आ गई। उसने नित्या की ठुड्डी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाई और उसे टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास वो जादू है जिससे तुम मेरा गुस्सा काबू में कर सकती हो। नित्या ने ये सुनकर हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। उसने चौंकते हुए पूछा, सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ? श्रेष्ठ उसकी मासूमियत और हैरानी भरे चेहरे को देख मुस्कुराया। उसने उसकी नाक पर हल्के से उंगली टपकाते हुए कहा, हाँ देखो ना, तुमने अभी अभी मेरा सारा गुस्सा गायब कर दिया। इसके बाद श्रेष्ठ अचानक नित्या के करीब आ गया। उसने धीरे से उसके गाल को अपने होठों से छुआ और अपनी गहरी सुकून भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? तुम्हारा असर अब मेरी जिंदगी पर ऐसा हो गया है जैसे कोई लत। मैं अब तुमसे अलग नहीं रह सकता नित्या, बिल्कुल भी नहीं। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या ने अपनी प्यारी आंखों से उसे घूरा। उसने अपने हाथों को सीने के पास मोड़ लिया और हल्के से मुंह फुलाते हुए बोली, तो मैंने कब कहा कि आप मुझसे दूर जाएं? उसकी यह मासूमियत देखकर श्रेष्ठ मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। उसका दिल चाहा कि वो उसी पल नित्या पर अपना सारा प्यार बरसा दे, लेकिन बीते दिन की यादें उसे रोक रही थीं। उसने खुद को समझाया कि अगर वह अभी और आगे बढ़ता तो नित्या की हालत खराब हो जाती। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसने बस नित्या के गालों पर हल्के से किस किया और कहा, इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नित्या ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में झलकते प्यार और भरोसे को देखकर श्रेष्ठ का दिल भर आया। वो उसकी आंखों में खो गया, जहां उसे अपने लिए केवल निष्ठा और बेपनाह मोहब्बत दिखी। मुस्कुराते हुए श्रेष्ठ ने उससे पूछा, मैंने सुना था कि शादी का बंधन 7 जन्मों का होता है, लेकिन तुमने आने वाले हर जन्म की बात कैसे कह दी? श्रेष्ठ इस समय नित्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। नित्या ने उसे गंभीर स्वर में देखा और बोली, मुझे आप सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, बल्कि हर जन्म के लिए चाहिए। अब आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। नित्या के इस अधिकारपूर्ण और पजेसिव अंदाज ने श्रेष्ठ के दिल को अंदर तक सुकून दिया। उसने नित्या की कमर को हल्का दबाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है, इतनी हॉट वाइफ होने के बाद मैं कहीं और जाऊंगा? नित्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर उसे पागल करने के इरादे से उसके गाल पर हल्का सा किस करते हुए बोली, नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ने नित्या के माथे पर एक किस किया और फिर अपने माथे को उसके माथे से लगाते हुए धीमे स्वर में कहा, और तुम्हारे इस भरोसे को बनाए रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नित्या ने सिर हिला दिया और खुद को श्रेष्ठ के सीने से लगा लिया। वो अभी भी श्रेष्ठ की गोद में बैठी थी, जबकि श्रेष्ठ उसकी लहराते बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था। अचानक श्रेष्ठ के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने नित्या को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य में हमारे बीच कभी झगड़ा या गलतफहमियां नहीं होंगी। हर रिश्ते में ये सब होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं किसी और आदमी की तरह अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही नित्या उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे उसकी बातों को दिल में उतार रही हो। श्रेष्ठ ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, मुझे अपने छोटे भाई के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपने पिता जैसा हूँ। उन्होंने कभी माँ को धोखा नहीं दिया और मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और हमेशा रहोगी। श्रेष्ठ की इन बातों ने नित्या के दिल से सभी असुरक्षाएं और डर मिटा दिए। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद बाप्पा, मुझे ऐसे पति देने के लिए। दुनिया में कोई कितनी भी पूजा करे, उन्हें शायद ऐसा जीवनसाथी न मिले। और मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपने मुझे सब कुछ दे दिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है।
नित्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब श्रेष्ठ ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर उसे वापस उसकी दुनिया में लाने की कोशिश की। नित्या का ध्यान टूटा। वो थोड़ा ब्लैंक होकर श्रेष्ठ को देखने लगी। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई? वापस धरती पर आइए। नित्या ने झट से सिर हिलाया और कहा, कहीं नहीं। लेकिन उसकी आंखों में नमी भर आई और आंसू बहने लगे। श्रेष्ठ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे वो तुरंत चिंतित हो गया। उसने हल्के से उसका चेहरा पकड़ते हुए पूछा, अरे क्या हुआ शुगर, सब ठीक है ना?